हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज 7 अक्टूबर 2023 को शाम को 4:58 में पीआईबी द्वारा 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई वो जो है पब्लिश करी गई। आज अभी से लगभग 2.5 घंटे पहले जो है पीआईबी इशू करी गई है। उसको उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जीएसटी काउंसिल द्वारा, उसको हम वन बाय वन लेके चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे मेन फोकस रखेंगे और कंप्लीटली पीआईबी को एक बार रेफर करेंगे कि क्या कहा गया है और क्या हमें आने वाले टाइम में क्या क्या सर्कुलर, क्या क्या नोटिफिकेशन, क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सर्कुलर को, पीआईबी को रेफर करते हैं और देखते हैं 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या बातें जो है करी गई। तो आपके सामने जो है शेयर हो रहा है 57 जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन। तो इसको वन बाय वन लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बात करी गई है, सबसे पहले जो बात करी गई है, यहां पे जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि जो कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे, मेंबर्स अपॉइंट होंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो उसकी जो कंडीशंस थी उसमें कुछ बदलाव करे गए हैं। बदलाव जो है एलिजिबिलिटी को लेकर करे गए हैं और एज लिमिट को लेकर करे गए हैं। तो क्या बदलाव करे गए हैं वो भी अब अभी हम इसके लास्ट में एकदम देखेंगे कि क्या क्या बदलाव करे गए हैं। तो सारी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ रेट से लेके रेट वगैरह के जो चेंजेस हैं उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बाकी जो मेजर मेजर चेंजेस हैं उसको हम वन बाय वन लेके चलेंगे, राइट। तो ये हम जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है जो बनने वाली है, इसके एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसका बदलाव और उसमें क्या एज लिमिट रहेगी प्रेसिडेंट के केस में और मेंबर के केस में, वो हम जो है देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है नील रेट। कौन से केस में? जहां पे मिल्ड फ्लोर है पाउडर फॉर्म में, जहां पे एटलीस्ट 70% मिल्ड बाय वेट रहेगा, वहां पे नील रेट कर दिया है। और एल्स अगर वो लूज फॉर्म, अगर वो होता है सोल्ड होता है प्री पैकेज फॉर्म में, तो वहां पे 5% का रेट करा गया है। ऐसे ही कि ENA जिसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है लिकर के केस में उसको बनाने में यूज होता है, उसको भी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी रखा गया है। जैसे कि जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं लगता, सेम वे में ENA जो कि यूज होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाने में, वो भी जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखा गया है, राइट। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन में जीएसटी के रेट को रिड्यूस किया गया है, 28% को घटाकर 28% के रेट को 5% कर दिया गया है। कौन से केस में? कैन फार्मर्स फॉर द फास्टर क्लियरेंस ऑफ ड्यूज, इस केस में जो है वहां पे जहां पे मोलेसिस, मोलेसिस के केस में क्या कर दिया, 28% से 5% कर दिया, जो कि रिलीफ देगा फार्मर्स को। तो इसलिए वहां पे भी जो है रेट को कम कर दिया गया, सीधा 28 से सीधा ही लोअर रेट पे 5% पे लाने की रिकमेंडेशन दी गई है। इसके बाद बात करें, इसके बाद नेक्स्ट आता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है आईजीएसटी में एग्जेम्पशन जो है रिकमेंड करी गई है। फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कंडीशन एंड लिमिटेड ड्यूरेशन आईजीएसटी एग्जेम्पशन। ठीक है ना, कंडीशन भी रहेगी उस सॉरी उस एग्जेम्पशन में कंडीशन भी रहेगी, साथ ही साथ फॉर द लिमिटेड पीरियड जो है ये एग्जेम्पशन दी गई है फॉरेन फ्लैग के केस में। ठीक है, हम मेन मेन चीजों पे जो है अब हमारा जो है मेन पार्ट शुरू होता है जीएसटी रिकमेंडेशन का, 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की। अभी आप देखिए 4:58 में जो है पीआईबी दिल्ली में जो है पोस्टेड करी गई है। ठीक है, हम 2-3 घंटे में ही जो है ये इसकी जो समरी है आपके सामने ला रहे हैं और इसको वन बाय वन जो है लेके चल रहे हैं। तो ये 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग न्यू दिल्ली में जो है करी गई थी आज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें जो है करी गई, क्या क्या रिकमेंडेशन? सबसे पहले तो जीएसटी रेट को लेकर, ठीक है ना, जीएसटी रेट गुड्स में कईयों में चेंजेस करे गए और कुछ सर्विसेज के केस में भी जीएसटी रेट में हल्के से चेंजेस है। ठीक है ना, इसमें कोई इतने मेजर नहीं है, कुछ गुड्स में जो है
चेंजेस करे गए हैं मेनली 3 कैटेगरी में। इसको हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। बाकी जो मेन है वो हमें कवर करके जरूर चलना है। जैसे मैंने आपको ये स्टार्टिंग में हमने बात करी थी KNI के केस में, जो कि अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होता है, उसको आउटसाइड कर दिया विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, उस पर जीएसटी जो है नहीं लगेगा। तो लॉ कमेटी जो है इसको एग्जामिन करेगी, उसके हिसाब से उसके बाद जो है जब ये इसके रिगार्डिंग सर्कुलर वगैरह के थ्रू जो है इस पे फिर जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसके बाद मोलेसिस के बारे में भी हमने बात करी, 28% से 5% कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद ये जो है हमने इसकी जो है ऊपर बात कर ली है। जीएसटी रेट सर्विसेज के केस में, दो केसेस में एग्जेम्प्ट किया गया है। सर्विसेज के केस में जीएसटी 2 केस में एग्जेम्प्ट किया गया है। कौन कौन से? पहला केस है जहां पे जीएसटी नोटिफिकेशन 12/2017 CTR डेटेड 28 जून 2017, जो कि हम बात करता है कौन कौन से केसेस में जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट रहता है। उसमें जो है, उसमें क्या करा गया है, एग्जाम प्योर एंड कंपोजिट सर्विस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को दे रहे हैं या फिर लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, ठीक है। किस लिए दे रहे हैं? एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इसके लिए दे रहे हैं। तो उस केस में क्या करा, जीएसटी रिकमेंडेशन, जीएसटी काउंसिल उन्होंने रिकमेंड किया टू रिटेन द एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन विद नो चेंज, राइट। तो यहाँ पे जो है एग्जम्पशन देखो मिलेगी, जहां पे गवर्नमेंट के केस में जो कि फंक्शनैलिटी ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी के लिए जो सर्विस दे रही है, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड जो है, जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया, वहां पे एग्जेम्प्ट कर दिया कौन कौन सी सर्विस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट, जो कि सप्लाई कर रहे हैं, किसको सप्लाई कर रहे हैं, किसको सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये सप्लाईज दे रहे हैं, वहां पे भी फर्दर जो है रिकमेंड किया गया जीएसटी काउंसिल द्वारा कि इन सर्विसेज को भी जो है एग्जेम्प्ट किया जाए। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो अदर चेंजेस है रिलेटेड, जो है सर्विसेज के केस में अदर चेंजेस जो रिकमेंड करेंगे। क्या क्या है? सबसे पहले जॉब वर्क सर्विस के रिगार्डिंग, इसमें क्या है, जो प्रोसेसिंग होती है बार्ले की जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें कहा गया कि उसको 5% के उस दायरे में लाया जाए। इसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन जो है इशू करी जाएगी, इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इशू करी जाएगी कि जॉब वर्क जो कि प्रोसेसिंग ऑफ बार्ले में है, उस पर 5% जीएसटी लगेगा और 18% बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है ना, ताकि क्लैरिफाई हो जाए, बाद में फर्दर कोई डिस्प्यूट ना रहे। सेकंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज यहां पे करी गई है, जहां पे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बात करी गई है यहां पे। और क्या बात करी गई है कि जो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि बस ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसके केस में क्या करा गया है, उनको एक रियायत दी गई है। मान लो मेरे पास बस है, ठीक है, 2 बसें हैं, लेकिन मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विस ले रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, या तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूं किसी को, अपनी बस किराए पे दे सकता हूं, ठीक है ना, सर्विस के लिए दे सकता हूं, और उसको जो है अपनी सर्विसेज दे रहा हूं उस बस की, या फिर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को जो है एक रियायत दी गई है। क्या रियायत दी गई है यहाँ पे कहते हैं, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव 1 जनवरी 2022, यहाँ पे कहते हैं लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज प्लेस्ड ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95। यहां पे क्या है, दिस ट्रेड फैसिलिटी मेजर वाज टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द मोस्ट ऑफ द बस ऑपरेटर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, ज्यादातर जो है सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स बस ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है सप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास 1 या 2 बसेज है। मान लो मेरे पास 1-2 बसेज है, मैं मेरे से डायरेक्टली नहीं, और मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है सप्लाई दे रहा हूँ। नॉट इन अ पोजिशन टू टेक रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता यार, मैं उतनी उस पर नहीं हूं कि मैं उसकी रजिस्ट्रेशन और उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लूं, उसके कंप्लायंसेस भी करूं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करा है, स्मॉल ऑपरेटर के केस में उनको एक फैसिलिटी दी गई है। क्या फैसिलिटी दी गई है, जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड द बस ऑपरेटर ऑर्गेनाइज एज अ कंपनी, जो कि कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं। मैंने एज अ मान लो अपनी एक कंपनी बनाई,
ठीक है, उस पर बस ऑपरेटर, बस टूरिंग का मैं काम कर रहा हूं उस पर, तो वहां पे उसको क्या करा है, एक्सक्लूड कर दिया 95 से, उसको 95 से बाहर ले आए, उसको 95 से बाहर ले आए। उसमें कहता है कि सीधा सीधा आप जीएसटी पे करो और अपना आईटीसी अवेल कर लो, आपको कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा जीएसटी पे कर लो और अपना आईटीसी ले लो। तो यहाँ पे दिस वुड एनेबल देम टू पे जीएसटी ऑन देयर सप्लाई यूजिंग आईटीसी। ठीक है ना, 95 के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत, आप डायरेक्टली भी जो है अपनी सर्विसेज दे दो और अपना जो है कंपनी फॉर्म में, लेकिन इसमें इस ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंपनी, इस वर्ड को जरूर ध्यान में रखना है, ऐसे बस ऑपरेटर जो कि ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं, वहां पे जो है वो डायरेक्टली जो है क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे और अपना आईटीसी ले लेंगे। सेकेंड, इसमें नेक्स्ट वाले में बात करें तो यहां पे क्या है, एग्जेम्प्ट किया गया है, यहां पे डीएमएफटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, डीएमएफटी को टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या कहा गया, क्लैरिफाई टू क्लैरिफाई दैट द डीएमएफटी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री इन द मिनरल माइनिंग एरिया आर गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इनको कहा कि भैया डीएमएफटी जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इसलिए एलिजिबल है एग्जम्पशन फ्रॉम द जीएसटी। ठीक है ना, इनको जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गया। इसके बाद इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में एक चेंज किया गया, इंडियन रेलवे में जो है इसके रिगार्डिंग क्या बात करी गई, सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कोई भी सर्विसेज दे रही है, सीधा सीधा भैया फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से आप देते रहो, अपना आईटीसी लेते रहो, दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इंडियन रेलवे। सीधा सीधा कह दिया, अपना इंडियन रेलवे आप अपनी सर्विसेज दो, अपनी टिकटिंग वगैरह पे अपने जो चार्ज लग रहे हैं उस पर जीएसटी लगाओ और जो अपना आईटीसी है उसको अवेल कर लो। ठीक है ना, ये बात करी गई। ये जो है इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज के केस में इंपॉर्टेंट थे, एक तो हमने देखा बस ऑपरेटर वाला, ठीक है ना, बस ऑपरेटर कंपनी फॉर्म में होएगा, वो अपना नॉर्मल चल सकता है, पे करेगा जीएसटी, आईटीसी ले लेगा। डीएमएफटी को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है ना, उसको जो है जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर ले आए, एग्जेम्प्ट कर दिया। तीसरा, इंडियन रेलवे के केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडियन रेलवे के केस में फॉरवर्ड चार्ज पे करेगा और अपना आईटीसी ले लेगा। अब एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है रियायत मिल रही है, एमनेस्टी स्कीम, दोबारा से एमनेस्टी स्कीम। अब ये एमनेस्टी स्कीम किस लिए है, ये एमनेस्टी स्कीम है, ये एमनेस्टी स्कीम है अपील्स के केस में। अपील्स के केस में ये एमनेस्टी स्कीम है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें यहां पे जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया है एमनेस्टी काउंसिल एमनेस्टी स्कीम के लिए। यहां पे कहता है स्पेशल प्रोसीजर 148 के तहत यहां पे जो टैक्सेबल पर्सन, जो पर्सन जो है अपील फाइल नहीं कर पाए, अपील फाइल नहीं कर पाए अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर आ गया था, अपील फाइल नहीं कर पाए और उनकी डेट निकल गई, डिमांड ऑर्डर पास ऑन और बिफोर, जो कि 31 मार्च 2023 से पहले का, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023 डेडलाइन, उससे पहले के जो डिमांड ऑर्डर हैं, उससे पहले के जो डिमांड ऑर्डर है जिसकी अपील फाइल करने की डेट निकल गई, या फिर जिसकी अपील फाइल करी थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है ना, अपील फाइल करी ही नहीं या फिर अपील फाइल करी थी रिजेक्ट हो गई, ठीक है, अपील फाइल रिजेक्ट हो गई किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे रिजेक्टेड सोली ऑन द ग्राउंड दैट द सेड अपील वाज नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है ना, अपील आपने विद इन टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करी इसलिए रिजेक्ट हो गई। तो उन दो केसेस में या तो मतलब फाइल ही नहीं करी, फाइल करी रिजेक्ट हो गई, क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि विद इन टाइम जो है अपील फाइल नहीं करी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको दोबारा मौका मिल रहा है। कब तक दोबारा मौका मिल रहा है, 31 जनवरी 2024 तक, 31 जनवरी 2024 तक, तो अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, बहुत बढ़िया टाइम मिल जाएगा, बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा। फाइलिंग ऑफ अपील्स बाय द टैक्सपेयर विल बी अलाउड अगेंस्ट सच ऑर्डर। लेकिन किस केस में, जहां पे टाइम पीरियड अपील का निकल गया था या फिर अपील हमने फाइल करी थी रिजेक्ट हो गई थी ड्यू टू किस रीजन की वजह से, कि टाइम पीरियड निकल गया था। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे 31 जनवरी 2024, अभी से लेके चलो कि आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर, अक्टूबर मान लो, अक्टूबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है ना, 4 महीने अप्रोक्सीमेट मिल गए यहाँ पे अपील फाइल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अपने को प्री डिपॉजिट करना है ना, वो जितना टैक्स ड्यू है उसका 12.5% है, ठीक है ना, 12.5% आपको प्री डिपॉजिट करके चलना है। उस पर भी फर्दर कंडीशन है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूं, इजी वे में। लगा लो हमारा टैक्स, जो डिस्प्यूटेड टैक्स था वो 200 लाख का है, ठीक है ना,
200 लाख का है तो यहाँ पे हमें प्री डिपॉजिट करके चलना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट। तो प्री डिपॉजिट यहाँ पे कहा है कि 12.5% ऑफ टैक्स अमाउंट, तो 20 लाख का 12.5 अराउंड आपका 25 लाख, ठीक है ना, 25 लाख हो गया, 12.5%, 20 लाख का ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये जो डिपॉजिट करना है ना, इसमें भी फर्दर कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगा दी है कि ये जो 25 लाख है ना, इसका 20% जो है वो आपको ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, और बैलेंस जो है, बैलेंस अपना 80% जो है वो आप ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे आपका कितना हो गया, 25 का 20%, 5 लाख जो है आपको ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, और बाकी जो है 80% जो आपका 20 लाख हो गया, ये आप ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है कि आपको ई कैश लेजर से जो है 5 लाख जो है यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जो है अपना टैक्स का पहले 12.5% जो पे करना है, उसमें से ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर से कितना कितना पे करना है वो बाइफरकेट कर लेंगे। तो 20% जो हमें कम से कम ई कैश लेजर से पे करके चलना पड़ेगा, ये यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। क्या कंडीशन लगाई है कि प्री डिपॉजिट 12.5% ऑफ द टैक्स करना है, आउट ऑफ इस 20%, कम से कम, यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, एटलीस्ट लिखा है, इसलिए मैंने बात बोली, जब मैंने 2 कॉलम बनाए थे तो कम से कम 20%, ठीक है ना। आप 25% भी कैश से कर दो, 75% ई क्रेडिट लेजर से कर दो, ये भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम कितना करना है, कम से कम 20% जो है आपको ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, जो कि आपका 20% हो गया 2.5% ऑफ द टैक्स ड्यू, मतलब 5 लाख हमारे एग्जाम्पल में, जो अभी हमने एग्जाम्पल बनाया, 5 लाख अमाउंट हमें कैश लेजर से पे करना है आउट ऑफ 200 लाख, तो वो हो गया 2.5%, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 2.5% जो है हमारे को ई कैश लेजर से पे करके चलना पड़ेगा ऑफ द टैक्स अमाउंट, ठीक है ना। और बाकी जो है टोटल कितना करना है, 12.5% करना है टोटल, तो बाकी का जो 10% है वो हमें जो है ई क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं, शुड बी डेबिटेड फ्रॉम द ई कैश लेजर, 2.5% वहां से करना पड़ेगा, मतलब 20% ऑफ द प्री डिपॉजिट। दिस फैसिलिटी जो है काफी लोगों को फायदा देगा, जो कि अपील का टाइम जिसका निकल चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपील के लिए, मेनली 4 महीने का टाइम बहुत बढ़िया टाइम जो है हमें देखने को मिलेगा, और काफी केसेस में काफी लोगों को इससे मदद मिल सकती है। इसके बाद करें एक क्लैरिफिकेशन, जो है सर्कुलर द्वारा जो है इशू करने के जो है रिकमेंडेशन दी गई है, ये जो है पर्सनल गारंटी के केस में है। पर्सनल गारंटी जहां पे डायरेक्टर जो है बैंक को गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, डायरेक्टर जो है बैंक को गारंटी दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है। तो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दे रहा है, उस केस में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की बात करी गई है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पर्सनल गारंटी ऑफर्ड बाय द डायरेक्टर टू बैंक अगेंस्ट द क्रेडिट लिमिट लोन्स बीइंग सैंक्शन्ड टू द कंपनी, and regarding the taxability of the corporate guarantee provided to the providing for the related person including corporate guarantee provided by the holding company to its subsidiary company। इसको इजी वर्ड में समझे, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पार्टी हो गई, एक तो हमारी, एक तो हो गई कंपनी, ठीक है, एक हो गया बैंक, एक हो गया इस कंपनी के डायरेक्टर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर जो है ना ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी जो है बैंक को गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। अब बात रही है जो गारंटी दी है इसकी टैक्स ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है ना। अब हमें सिनेरियो समझ आ गई, 3 पार्टी हो गई, कंपनी, बैंक और डायरेक्टर। अब चलते हैं दोबारा से एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे क्या किया गया कि काउंसिल ने कहा कि एक सर्कुलर इशू करो जो कि क्लैरिफाई करेगा, जहां पे अगर कंडीशन नहीं, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, डायरेक्टर जो है बैंक को गारंटी दे रहा है और कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा, वहां पे उस केस में कहता है कि एक सर्कुलर जीएसटी काउंसिल सर्कुलर इशू करेगा जहां पे नो कंसिडरेशन इज पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, ठीक है ना, कोई कंपनी जो है कोई डायरेक्टर को कोई जो है कंसिडरेशन नहीं दे रही फॉर प्रोवाइडिंग गारंटी, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी के ब्याह पे जो है गारंटी दी है ना बैंक को, तो इसलिए अगर डायरेक्टर कोई चार्ज नहीं कर रहा उस केस में क्या होगा, वहां पे कहेगा, वहां पे कहते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो 0 मान ली जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू 0 मान ली जाएगी, और 0 है तो कोई भी टैक्स नहीं देना इस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। अब बात रही सेकेंड पार्ट की, ठीक है, एक तो ये सर्कुलर हो गया जहां पे कंसीडरेशन कितनी है, 0 है,
वहां पे कोई इशू नहीं है, जीरो हो गया, कंसिडरेशन जीरो, ओपन मार्केट वैल्यू जीरो, तो जीएसटी जीरो। कहता है टू इंसर्ट रूल 28 में सब रूल 2 इंसर्ट किया जाएगा टू प्रोवाइड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइडिंग बिटवीन द रिलेटेड पार्टी। कंपनी और डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी हो गए, वहां पे उसने कह दिया कि 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ द गारंटी, मान लो 10 लाख की अमाउंट है, 10 लाख की गारंटी दी है, तो 1% ऑफ द अमाउंट हो गया 10,000 रुपए हमारे एग्जाम्पल से, या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन हो सकता है डायरेक्टर चार्ज कर रहा हो उसके, तो मान लो डायरेक्टर 12,000 चार्ज कर रहा है, तो 10,000 1%, 10 लाख की गारंटी है, मान लो 12,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो 10 लाख का 1% 10,000 और 12,000 विच एवर इज हायर। तो वहां पे क्या हो गया हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, यहाँ पर 10 लाख का हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे 10 लाख का 1% 10,000 और 12,000 जो कि वो चार्ज कर रहा है विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 12,000 पे ऊपर जो है जीएसटी लग जाएगा। ये फर्दर सी पार्ट में कहता है टू क्लैरिफाई थ्रू अ सर्कुलर आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द सब रूल, जो कि अभी बात करी बी में, ठीक है ना, आफ्टर इंसर्शन ऑफ द सब रूल, वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइडिंग बिटवीन द रिलेटेड पार्टी कौन सी, कंपनी एंड डायरेक्टर, वुड बी गवर्न्ड बाय द 20 कौन सा रूल 28 सब रूल 2 irrespective of whether full ITC has been availed by the recipient of the service। कोई दिक्कत नहीं है, फुल ITC ले रेसिपिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसके रिगार्डिंग जो है दो केस बन गए इसके मोटे मोटे, पार्ट ए में केस बन गया जहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू जीरो हो गई, कोई जीएसटी नहीं। सेकंड पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट में क्या बात करी, सेकंड पार्ट में बात करी जहां पे कंसिडरेशन क्या रहेगी 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट चार्ज विच एवर इज हायर, जो भी बड़ा होगा वो जो है वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज। अब बात आती है तीसरी, यहां पे क्या बात करी, यहां पे कहता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करी। कौन सा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, जो कि प्रोविजनल अटैचमेंट का था। डीआरसी 22 के थ्रू जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास होगा उसके लिए बात करी गई। उसमें कहा गया भैया इस प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर का जो पीरियड है ना, ये मैक्सिमम 1 ईयर रहेगा और 1 ईयर के एक्सपायर होते ही ये अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। ये यहां पे बात करी इन सिंपल वर्ड्स, यहां पे कहा प्रोविजन फॉर द ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ठीक है ना, ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ईयर, साल खत्म बात खत्म, ठीक है ना। तो यहां पे कहा काउंसिल हैज रिकमेंडेड द अमेंडमेंट इन रूल 159 सब रूल 2 of the CGST रूल 2017 फॉर्म DRC 22 टू प्रोवाइड दैट द ऑर्डर, जो कि प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर DRC 22 में पास किया, शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर 1 ईयर, वैलिड नहीं रहेगा आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द सेड ऑर्डर। ऑर्डर पास किया, 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक अपना जो है वो अपना काम कर सकता है वो ऑर्डर, उसके बाद खत्म। This facility will release the provisional attachment property after the expiry of the year without need of the separate, कोई अलग से कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं चाहिए किसी कमिश्नर का, ठीक है ना। उस ऑर्डर की प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर DRC 22 में जो पास किया जाएगा उसकी वैलिडिटी कितनी बता दी उसने, 1 साल। अब बात करी फर्दर, कहा गया भैया प्लेस ऑफ सप्लाई में भी बहुत लोचा है, इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कहा कि कुछ सर्कुलर इश्यू करके इनको क्लैरिफाई किया जाए। कौन कौन से मुद्दे को क्लैरिफाई किया जाए, यहाँ पे इन्होंने कहा 3 मुद्दे, 3 प्लेस ऑफ सप्लाई के मुद्दों को क्लैरिफाई किया जाए, जहां पे कौन कौन से हैं, तीनों सप्लाई ऑफ सर्विस के हैं, जहां पे पहला वाला तो अपना आउटसाइड इंडिया वाला हो गया, पहला वाला आउटसाइड इंडिया सेक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 13, सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट 2017। तो उसमें क्या कहा कि जहां पे भैया उन्होंने कहा एक तो सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स को जो है ठीक करो, कहा इसके रिगार्डिंग जो है इसको क्लैरिफिकेशन इसकी इशू करो। कौन से केस में, जहां पे रेसिपिएंट या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है बाहर है, कोई भी एक जहां पे बाहर है, सर्विस प्रोवाइडर या फिर सर्विस रेसिपिएंट कोई भी बाहर है, तो सेक्शन 13 में जो है जो क्लॉज फॉल करते हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन अलग अलग सबसेक्शन में जो, वहां पे उन्होंने कहा भैया इसको जो है क्लैरिफिकेशन चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई की। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पे सर्विस रेसिपिएंट या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है बाहर है। सेकंड कहा कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन इशू करो। तीसरी बात कही को लोकेशन सर्विस के केस में भी क्लैरिफिकेशन जो है इशू कराया जाए, ठीक है ना। तो ये 3 मुद्दे जो है प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन रहेगी। एक क्लैरिफिकेशन जो है
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आ गई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे को 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ठीक है ना। 5 कंडीशंस जो होती हैं वहां पे हमारी जैसे एक हो जाता है सर्विस रेसिपिएंट इज इन इंडिया, प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। फिर एक अपना करेंसी वाली आ जाती है, फॉरेन करेंसी में जो है कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। फिर हो जाता है कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट वो नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नॉट मेयरली डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना। सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट आर नॉट मेयरली डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन। तो यहां पे क्या बात करी गई, इश्यूएंस ऑफ क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू इशू अ सर्कुलर, भैया सर्कुलर इशू करो, इसको क्लैरिफाई करो। क्या क्लैरिफाई करो, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन स्पेशल आईएनआर वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है ना। क्योंकि एक्सपोर्ट की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उस केस में क्या रहेगा, कंडीशन जो हमारी कंडीशन नंबर 4 होती है कि हमारी पेमेंट जो है आ जानी चाहिए इन फॉरेन कन्वर्टेबल रेमिटेंस में आ जानी चाहिए, या फिर एज पर करेंसी एज प्रिस्क्राइब्ड एज परमिटेड बाय द आरबीआई, ठीक है ना। तो उसमें जो है कहा कि स्पेशल आईएनआर वोस्ट्रो अकाउंट को जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करो, ठीक है ना, ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो कंडीशन है वो क्लैरिफाई हो जाए, जिसमें सब क्लॉज 6 जो है सेक्शन 2 क्लॉज 6 का सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 4 जो है, जो कि पेमेंट रेमिटेंस की बात करता है, वो क्लियर हो जाए और हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट। अब आते हैं अगली जो है बदलाव पे, वन बाय वन लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट जो है, जो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उसको हम स्किप कर देंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको जो है डिस्कस करके चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट वाला छूट जाए। अब आती है बात जहां पे एक सप्लायर सर्विस दे रहा है एसईजेड यूनिट पे, एक सप्लायर सर्विस दे रहा है एसईजेड को। मान लेते हैं मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली से एसईजेड नोएडा पे को सप्लाई दे रहा हूं। उस केस में यहाँ पे बात करी गई है कि भैया काउंसिल को रिकमेंडेशन जो है नोटिफिकेशन 1/2013 इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि 31 जुलाई 2023 को जो इश्यू करा गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे जो है मुद्दा इसके रिगार्डिंग है, यहां पे क्या कहता है, अलाउइंग सप्लाई टू टू एसईजेड यूनिट डेवलपर फ्रॉम ऑथराइज ऑपरेशन फॉर आईजीएसटी रिफंड रूट। अमेंडमेंट इन इस जो नोटिफिकेशन इशू करी गई है इसमें अमेंडमेंट की बात करी गई है। काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड दिस नोटिफिकेशन सो एज टू अलाउ द सप्लायर एज द सप्लायर टू एसईजेड, जो कि सप्लाई कर रहा है एसईजेड को, क्या क्या सप्लाई कर रहा है, इन गुड्स के अलावा सप्लाई कर रहा है, ये जो मेंशन गुड्स है इसके अलावा किसको सप्लाई कर रहा है, एसईजेड को सप्लाई कर रहा है। फॉर ऑथराइजेशन ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी पे कर रहा है और उसका रिफंड ले रहा है। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को जो है फर्दर कहा गया कि इसमें जो है यहाँ पे अमेंड करा जाए, इस नोटिफिकेशन को अमेंड किया जाए। ये जो नोटिफिकेशन इशू करी गई थी 31 जुलाई 2023 को, इसको जो है फर्दर अमेंड किया जाए। अब जब ये चेंजेस आते हैं तो फिर हमें जो है पूरा पता लगता है कि किस इसमें जो है कब से जो है ये बदलाव जो है रिकमेंड किया गया और मतलब कब से हमें बदलाव देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें जो है तब हमें जो इसके नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आ जाते हैं तब पता लगता है। यहाँ पे तो हमें उस मीटिंग्स में क्या क्या हुआ ये जो है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, जो हमने सबसे पहले बात करी थी, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म होगी उसमें जो है, उसमें जो मेंबर्स हैं, उसमें जो प्रेसिडेंट है उसका क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसकी एज क्या होगी। 2 मुद्दे थे स्टार्टिंग वाला, ठीक है। एक बार मैं लेके चलता हूं आपको सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात करी थी, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। अब जो है इसके बारे में आखिरी में बताया गया है कि क्या जो है रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी और क्या जो है इसमें क्या एज लिमिट रहेगी, यहाँ पे यह बताया गया। यहाँ पे कह दिया कि भैया एडवोकेट जो कि 10 साल से ऊपर जिसका एक्सपीरियंस है लिटिगेशन में, इनडायरेक्ट टैक्स में, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, स्टेट वैट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो जो है मेंबर बन सकता है, वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का,
ठीक है ना, वो एलिजिबल है जो ऐसा एडवोकेट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर बन सकता है। सेकंड बात करी गई कि मेंबर, प्रेसिडेंट और मेंबर की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 50 साल। मिनिमम एज 50 साल, ये जो एज है ये मिनिमम है दोनों की, प्रेसिडेंट की भी और मेंबर की भी। अब थर्ड में उसने कह दिया कि मैक्सिमम एज क्या होगी, मैक्सिमम एज कह दिया कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम की बात करें तो प्रेसिडेंट के केस में उसने मैक्सिमम कह दिया कि 70 साल, और मेंबर के केस में कर दिया कि 67 मैक्सिमम। ठीक है ना, प्रेसिडेंट जो है 70 ईयर्स का मैक्सिमम, और जो है मेंबर जो है 67 ईयर्स का मैक्सिमम। ठीक है ना, तो एज की भी बात हो गई और एलिजिबिलिटी की भी बात हो गई। अब आते हैं आईएसडी में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या क्या रिकमेंड किया गया आईएसडी के रिगार्डिंग, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग। लॉ अमेंड विद रिस्पेक्ट टू आईएसडी बाय द जीएसटी काउंसिल इन 50th मीटिंग। 50th, 2 मीटिंग पहले भी बात हुई थी, आज 52nd काउंसिल मीटिंग हुई है, 51 50। इसमें क्या बात करी थी, लॉ अमेंडेड विद रिस्पेक्ट टू आईएसडी एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल इन 50th मीटिंग। तो यहाँ पे कहता है जीएसटी काउंसिल इन 50th मीटिंग हैज रिकमेंडेड दैट आईएसडी प्रोसीजर हैज लेड डाउन इन सेक्शन 20। ठीक है ना, आईटीसी के चैप्टर में है ये। ठीक है, कि कैसे कैसे जो है आईएसडी अपना जो है क्रेडिट बांटेगा। यहां पे क्या कहा, मे बी मेड मैंडेटरी प्रोस्पेक्टिव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस प्रोसीजर बाय हेड ऑफिस फ्रॉम द थर्ड पार्टी से आएगा क्रेडिट, हेड ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाय एट्रीब्यूटिंग टू बोथ हेड ऑफिस, दो हेड ऑफिस, या फिर ब्रांच ऑफिस, या फिर 1 और 2 ब्रांच ऑफिस। कोई भी केस हो सकता है, उसमें सेग्रीगेट करना है, जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको बांटना है, सर्विस के केस में ही होता है सिर्फ। ठीक है ना, हमें ध्यान है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है सर्विसेज का जो है आईटीसी बांट सकता है। Council now recommend amend in the section 2 clause 61 and section 20 as well amended in rule 39। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे चेंजेस करने की बात करी गई है। कौन कौन से में, सेक्शन 2 क्लॉज 61 डेफिनेशन में चेंज, साथ साथ सेक्शन 20 चैप्टर अपना आईटीसी के चैप्टर में चेंज, साथ साथ रूल 39 में चेंज। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे मेन जो है हमारा सारा की सारी जो है जीएसटी काउंसिल की 52nd में जो चर्चा हुई है वो यहाँ पे समाप्त होती है। जो इसमें हमारे को मेन जो ध्यान में रखना है, एक तो एमनेस्टी वाला ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड बस ऑपरेटर वाला ध्यान में रखना है। बस ऑपरेटर के केस में ध्यान है ना, वहां पे बस ऑपरेटर जो है 95 के अलावा डायरेक्ट बिल जो है अपना वो कर लेगा, तो अपना जीएसटी नॉर्मल सप्लाई पे फॉरवर्ड चार्ज पे पे करेगा, आईटीसी ले लेगा। और क्या था इंपॉर्टेंट वाला, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, कमेंट बॉक्स पे आप डालो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या था, एमनेस्टी स्कीम हो गया। रेलवे वाला भी बहुत अच्छा है, फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा। ठीक है ना, एमनेस्टी स्कीम तो है ही है बढ़िया। एक है गारंटी वाला, चाहे वो कंसिडरेशन ले रहा है तो उस केस में, कंसिडरेशन नहीं है तो जीरो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है उस केस में जितनी कंसिडरेशन है, या फिर 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट विच एवर इज हायर, वो जो है कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा बनती है। तो इसलिए जो है इसको फटाफट जो है स्टडी करके जितना इसका क्रक्स निकल सकता था उतना जो है आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए। नॉलेज बांटने से जो है सबके लिए अच्छा रहता है, अच्छा नॉलेज सबके लिए बढ़ती है। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।